हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात करते हैं लेसन नंबर 4 के बारे में। लेसन नंबर 4 का इंट्रोडक्शनल वीडियो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, ऑलरेडी बना चुका हूं। जिसने तक वीडियो ना देखी हो पहले जाके वाली वीडियो देख लेना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज की चले जाए। और हमेशा किसी चैप्टर की पहली वीडियो तो स्किप मत किया करो, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं वो बेसिक लेवल पे डिस्कस कर चुके होते हैं उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 या व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं लेसन नंबर 4 का कंसेप्ट। लेसन नंबर 4 जो था वो हमने डिस्कस कर ही लिया था। लेसन 4 जो है वो एक तो डिटरमिनेशन ऑफ जीडीपी के बारे में है। एक्चुअल पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड, वो हम एग्रीगेट डिमांड हमारा आज का मेन टॉपिक होगा, यानी कि आज की वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड को ही समझेंगे काफी अच्छे से। तो चलो देखते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड द नेशनल इनकम आइडेंटिटी। तो वही हमारा क्या अच्छा टॉपिक है। तो पहले देखते हैं एग्रीगेट डिमांड और इक्विलिब्रियम आउटपुट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। हम सब जो है कंज्यूमर्स हैं और सबके सब डिमांड करते हैं। तो अगर हम उन सारे चीजों का टोटल डिमांड इकट्ठा कर लें, टोटल क्वांटिटी इकट्ठी कर लें, तो हमारे क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। वैसे एग्रीगेट डिमांड के और भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन को। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या बनेगा, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी इन नोन एज एग्रीगेट डिमांड, यानी कि वो टोटल अमाउंट गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की भी कह सकते हो आप, डिमांडेड इन द इकोनॉमी, जो हम इकोनॉमी में डिमांड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोल के चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स। तो कितने कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, 4 कंपोनेंट होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कंजप्शन, यानी कि हम कौन कौन से गुड्स और कौन कौन सी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं। तीसरा गवर्नमेंट परचेज, ये क्या है। चौथा नेट एक्सपोर्ट। वैसे तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंजप्शन को। तो अगर मैं कंजप्शन की बात करूं तो हम सब जो है कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। चाहे प्रोड्यूसर सारे के सारे हो चाहे ना हो, कंज्यूमर हम सब हैं, बच्चों से लेके बूढ़े व्यक्ति तक सबके सब कंज्यूमर्स हैं। और हम सब जो है अलग अलग तरह की गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं। तो कंजप्शन हमारे पास क्या हो गया, वो सारी डिमांड जो हम गुड्स को सर्विस को लेकर करते हैं उन सबका टोटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अब सिंपल सी बात है भाई, कंज्यूमर जब है जब हमारे पास इनकम है, यानी कि हमें खर्च करना पड़ता है ना कंजप्शन करने के लिए। अब जो हमारी इनकम है उसके 2 ही पार्ट होते हैं, या तो कंजप्शन या फिर सेविंग। अब जो पैसा हम खर्च नहीं कर रहे, जो हम कंज्यूम नहीं कर रहे, हम सेव कर रहे हैं, अब उस सेविंग वाले पैसे को मल्टीप्लाई भी तो करना होता है ना मेरे भाई। और वो कैसे करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करके। तो उसके लिए क्या आता है हमारे पास टॉपिक, इन्वेस्टमेंट का। तो हमारे पास एडी का ही कंपोनेंट क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट भी बन गया। फिर क्या आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारी चीज परचेज करती है, वो भी इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट। अब इस नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। और हाँ, गवर्नमेंट परचेजेस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट किन किन चीजों को बाय करती है हमें प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो जो है वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके एनवायरमेंट को। इसके बाद क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम जो है वो एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, माइनस में इंपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारा नेट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब वो होता है कि हमने अपने देश से फॉरेन कंट्री में कितनी चीजों को बेचा या फिर भेजा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने बाहर की कंट्री की चीजों को कितना यूज किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उम्मीद आप लोगों को पता है, काफी बार बात कर भी चुके हैं हम इस बात के ऊपर। तो नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, इसका कंपोनेंट होता है। तो यहां से आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस और प्लस में नेट एक्सपोर्ट। तो ये चारों कंपोनेंट है जो हम सम कर देंगे तब हमारे पास क्या निकलता है, एग्रीगेट डिमांड निकलता है। अब आता है हमारे पास आगे, तो एग्रीगेट डिमांड और क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। तो हम सब जानते हैं, चाहे वो हमारा एग्रीगेट डिमांड हो या फिर वो क्वांटिटी गुड्स की जो हम डिमांड कर रहे हैं, गुड्स के सर्विस भी मान के चलना जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे, यानी कि हमारे पास पैसा कितना है। भाई
इनकम के हिसाब से खर्चा होता है ना, अगर इनकम कम है तो खर्चा भी कम होगा, इनकम ज्यादा है खर्चा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वो डिपेंड करता है हमारी इनकम पे कि इनकम का जो लेवल है वो एक कंट्री में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से जो है हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो बट फॉर नाउ एज्यूम इट टू बी कांस्टेंट, हम मान के चलते हैं कि अब ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, मतलब ये इंडिपेंडेंट है इनकम के लेवल से। तो अब हम समझते हैं इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है। इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन में कब आती है, ठीक है, जब मार्केट में जितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही हो, इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल भी उतना ही जनरेट किया जा रहा हो, और इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि सप्लाई भी उतनी ही होनी चाहिए। तो जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाए, हमारा वो पॉइंट बन जाता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आया, तो इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम, हम बोलेंगे इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो क्वांटिटी है आउटपुट की डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, या फिर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सप्लाइड। तो जितना आउटपुट की डिमांड हो रही है उतना ही प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो कंडीशन बनती है किसकी, इक्विलिब्रियम की। अब यहां पे समझते हैं, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, जो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास इनकम मान लो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू इनकम, ये हमारा इनकम मान लेते हैं, ठीक है। अब बात है भाई एडी यहां शुरू है, ये यहां से क्यों शुरू है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई इनकम जो है वो जीरो हो सकती है, तो ये देखो ये रहा, इनकम जीरो शुरू होती है और ऊपर तक जा सकती है। एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इनकम के जीरो होने से कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, अब कमेंट करके जाना कि अगर इनकम जीरो हो हम फिर भी कंजप्शन करते हैं, उस कंजप्शन का एक स्पेशल नेम होता है, वो बताना, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा जब मैं कंजप्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वो नाम, ठीक है। उससे पहले जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसे। अब हमारे पास क्या आता है आगे, अगले पॉइंट में, पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमारे पास ये ई पॉइंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वेयर द एग्रीगेट डिमांड लाइन क्रॉसेस द 45 डिग्री लाइन, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ने इसको क्रॉस कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट बना है क्या, इक्विलिब्रियम। क्यों, इस केस में एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, उतनी ही है जितनी लोगों की इनकम है, फिर जितनी लोग डिमांड कर रहे हैं। मतलब कहता हूं कि इस एग्रीगेट जो प्रोडक्शन है ना आउटपुट का, वो उतना ही हो रहा है जितना हमारे पास क्या है, इनकम है, जितना हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितना हम आउटपुट डिमांड कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी कुछ नमूने वाले पॉइंट भी हैं, ये रहे। अब इस पॉइंट पे हम समझते हैं, यहां पे क्या है हमारा आईयू, आईयू का मतलब होता है अनप्लैन्ड इन्वेंट्री, वो ग्रेटर देन जीरो है। इस बात यहां पता क्या हो रहा है, यहां पे आउटपुट जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड नीचे है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, ये सारा आउटपुट का प्रोडक्शन है, यहाँ पे आउटपुट जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है पर एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारे पास यहाँ पे नीचे है, ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। तो काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को ना बस वीडियो लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, जो मैं सारी थ्योरी समझाऊंगा। उससे पहले इक्विलिब्रियम आउटपुट को समझना शुरू कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड नेशनल इनकम आइडेंटिटी। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब सबको पता लग गया कि इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब ये है कि भाई जो हमारे पास हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट वो होगा जब जितनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है मार्केट में, लोग उतनी ही डिमांड जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट का जो है वो कंपोनेंट आते हैं, वो इतने सारे हैं। ये वाई जो है कंपोनेंट है, इसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड भी आ गया, सी कंजप्शन भी आ गया, आई इन्वेस्टमेंट भी आ गया, जी गवर्नमेंट परचेज भी आ गया और एनएक्स नेट एक्सपोर्ट भी आ गया। ये पांचों कंपोनेंट मिलकर बनाता है हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो इन नेशनल इनकम अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन आर द अमाउंट्स ऑफ गुड्स एक्चुअली बॉट। तो हम जानते हैं नेशनल इनकम के फेस में हम जो है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही इनकम का पार्ट मान के चलते हैं, क्योंकि वही बात है, एक सिंपल सी बात है, इनकम में पर्सन दो ही चीज करता है, या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। इसी सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं कि भाई वो सेव कर रहा है तो सेविंग को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। तो वही चीज यहाँ पे होती है। तो हमारी इनकम के दो ही कंपोनेंट बने, मेन कंजप्शन और यहाँ पे क्या, सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट। अब यहां समझो इस चीज को, तो वही बात यहां पे की गई। तो इन नेशनल इनकम अकाउंट्स, नेशनल इनकम के केस में इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन आर द अमाउंट्स ऑफ द गुड्स एक्चुअली बॉट। तो ये वो चीजें हैं जो लोग बाय करते हैं। वेयर एज एग्रीगेट डिमांड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स पीपल वांट टू बाय। पर एग्रीगेट डिमांड वो गुड्स होते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड मेजर्ड इन अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट
एंड द इकोनॉमिक कंसेप्ट प्लान्ड इंटेंडेड डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करते हैं एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है, वो कैसे करते हैं, तो मेजर्ड इन अकाउंटिंग कॉन्टेस्ट, अकाउंटिंग कॉन्टेस्ट में ये मान के चलते हैं कि जो भी चीज, ठीक है, हम यहाँ पे डिजायर करते हैं या फिर इंटेंटेड है खरीदने के लिए, वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद इन नेशनल इनकम अकाउंट्स एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, तो नेशनल इनकम के केस में जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, ये हमारा वाई एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट ही था और ये सारे कंपोनेंट थे, इज इक्वल्स टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो किसके बराबर आता है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के बराबर आता है। इसलिए यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एडी बोलते हैं, क्योंकि एडी हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट फॉर्मूला, एडी की जगह भी लिख सकते हैं। तो दे आर नॉट इक्वल इफ फर्म्स मिसकैलकुलेट द डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड्स, फॉरेनर्स एंड गवर्नमेंट। तो जनरली जो है वो y हमारा AD के इक्वल ही होता है, और यहां मुझे ब्रैकेट लगा देना चाहिए था, ये रहा, y हमारा AD के इक्वल ही होता है, ठीक है। और अगर y AD के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्म्स ने मिसकैलकुलेशन करी है। अब मिसकैलकुलेशन किस चीज की करी है, समझते हैं उसकी, डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड की डिमांड को, या फिर फॉरेनर्स की डिमांड को, या फिर गवर्नमेंट परचेजेस को, इनको उन्होंने मिसकैलकुलेट किया है। अब आते हैं अपने उसी ग्राफ के ऊपर वापस, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अनप्लैन्ड इन्वेंट्री क्या चीज होती है और कैसे इंपैक्ट डालती है। तो अनप्लैन्ड इन्वेंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं, इज व्हेन आउटपुट इज नॉट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पीपल वांट टू बाय इट। तो अनप्लैन्ड इन्वेंट्री हमारा वो केस मतलब जब आउटपुट जो है वो इक्वल ना हो द अमाउंट ऑफ पीपल वांट टू बाय इट, मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा हो वो अनइक्वल हो जितना लोग खरीदना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, तब हमारा आयु आता है, यानी कि तब हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आयु आएगा या तो इस केस में या फिर इस वाले केस में। यहां पे तो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उतनी ही मार्केट में डिमांड है, यानी कि लोग जो है जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है उसे खरीद लेते हैं तुरंत, ठीक है, तो कुछ बचता ही नहीं है यहाँ पे। अब आएगा हमारे पास क्या आया यहाँ पे, तो आयु का फॉर्मूला क्या बना, y माइनस में AD, तो इट कैन बी पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ सॉरी इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमारा पॉजिटिव, देखो ये रहा, आयु ग्रेटर देन 0, आयु लेस देन 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, अगर जो हमारा आउटपुट है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट डिमांड से, AD से क्या है, बड़ा है, देन अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इज पॉजिटिव। हम क्या बोलेंगे, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि इस वाले केस में जहां पे आयु ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो जो आउटपुट का जनरेशन हुआ है वो एग्रीगेट डिमांड से क्या है, ज्यादा है, तो अनप्लैन्ड इन्वेंट्री क्या है, पॉजिटिव है। अब अनप्लैन्ड इन्वेंट्री पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसने बहुत सारी इन्वेंट्री बिना प्लानिंग के खरीद ली। बिना प्लानिंग करने का मतलब क्या है कि उसने जो है यहाँ पे, इसके मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है, ठीक है, मैं क्या, उसने जो है आउटपुट जो है वो ज्यादा जनरेट कर दिया और उतनी की डिमांड थी नहीं, और जब आउटपुट का ज्यादा जनरेशन हो जाएगा, इसका मतलब क्या, आपने सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड उतनी है नहीं, और ऐसे केसेस में इकोनॉमी में रिसेशन आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी चीजों को सस्ते में निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से डिफ्लेशन क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम से हम कहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम के अंदर, यानी कि चाहे हमारा डिमांड जो है यहाँ पे सप्लाई से कम आया, तो ये भी हमारा पॉइंट है डिसइक्विलिब्रियम का। आगे बात करेंगे जब डिमांड ग्रेटर देन होगा सप्लाई से, भी हमारा पॉइंट किसका बनता है, डिसइक्विलिब्रियम का, यानी कि हमें अचीव करना होता है यही पॉइंट, लेकिन हम जो है जनरली इन पॉइंटों पे घूमते रहते हैं। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड देन अनप्लैन्ड इन्वेंटरी इज पॉजिटिव, इट इज नोन एज अनप्लैन्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अनप्लैन्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट तो करी है किसके ऊपर, अनप्लैन्ड इन्वेंटरी के ऊपर, खर्चा किया है लेकिन प्लानिंग से नहीं किया, ज्यादा इन्वेंट्री खरीद ली और मार्केट में डिमांड हुई नहीं जितनी वो सप्लाई करना चाहता था। ड्यू टू आयु ग्रेटर देन 0 फर्म्स कट बैक ऑन प्रोडक्शन। अब इस केस में जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्शन को वापस कम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोडक्शन उन्हें ज्यादा हद से फालतू कर दी है और मार्केट में इस हिसाब से डिमांड नहीं हो रही है, तो अगर उन्होंने और प्रोडक्शन किया तो उन्हें बहुत लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत सारा स्टॉक्स जो है जो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि भाई जब चीजों की डिमांड ही नहीं आई थी, चीजों ने सप्लाई कर दी, कंज्यूमर कम है, आपने सप्लाई भर भर के कर दी, डिमांड प्रोडक्ट की होनी रही है, अब वो क्या बचेगा, अनसोल्ड स्टॉक। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई माल बिकता नहीं है बिजनेस के अंदर, वो लॉस के बराबर काउंट किया जाता है, अनसोल्ड स्टॉक लॉस के इक्वल होता है। ऑन प्रोडक्शन अंटिल एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट अगेन इन इक्विलिब्रियम, जब तक करता रहेगा वो कट बैक अपने एग्रीगेट डिमांड को, जब तक एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट जो है वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते।
और इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या? इफ आउटपुट इज लेसर देन एग्रीगेट डिमांड, अगर आउटपुट जो है वो कम है एग्रीगेट डिमांड से, यानी कि ये वाला केस, इस वाले केस की बात करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड यहां पे हो रही है, आउटपुट जनरेशन यहां पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि IU लेस देन 0 है, जो इन्वेंट्री अनप्लैंड है, ठीक है, वो लेस देन 0 है, वो यहाँ पे नेगेटिव में, वो हो ही नहीं रही है। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री ऐड ऑन नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेशन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डिमांड फालतू हो चुकी है और सप्लाई कम हो चुकी है। और अगर डिमांड सप्लाई से फालतू है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा इकोनॉमी के अंदर। यानी कि फिर जो है वो सप्लायर, मतलब ये फिर जो प्रोड्यूसर, वो और ज्यादा इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो यहाँ पे क्या करे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन को बढ़ा के तो फुलफिल करेगा वो उसे। ये चीज यहाँ पे होती है। तो इफ आउटपुट इज लेसर देन एग्रीगेट डिमांड देन अनप्लैंड इन्वेंट्री इज नेगेटिव। तो इस केस में जो हमारा अनप्लैंड इन्वेंट्री है वो नेगेटिव हो जाती है। इट इज नोन एज IU डिसइन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं? IU में क्या हुआ है? डिसइन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि इन्वेंट्री अनप्लैंड जो है, ठीक है, वो डिसइन्वेस्ट हुई है, उस पर कम खर्चा किया गया है, अब उस पर खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन को कट बैक नहीं करते, वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड फालतू हो रही है और डिमांड फुलफिल करने के लिए उन्हें और ज्यादा आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके उस आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो डिमांड हो रही है, एक्स्ट्रा डिमांड, उसको फुलफिल कर पाए और वापस कहां रीच कर जाए? इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। तो ये था हमारा आज की वीडियो का कंसेप्ट। तो उम्मीद है किसी प्रकार का डाउट नहीं बचा है। अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जिसको जो यहाँ से उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।